भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची उज्जैन। राहुल गांधी ने महाकाल दर्शन कर शहर में रोड शो भी किया और नुक्कड़ सभा कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर रोड शो किया और कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए उनमें जोश भरा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। आज राहुल गांधी यात्रा को लेकर उज्जैन आए और सबसे पहले महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद महाकाल घाटी से राहुल गांधी का रोड शो शुरू हुआ, जिसमें वे एक खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन स्वीकारते हुए चल रहे थे। इस दौरान पूरे मार्ग पर जगह जगह मंचों से राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। रोड शो का समापन देवास गेट चौराहे पर हुआ, जहां राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं और आज पूरे भारत में चारों ओर अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उद्योगपति को बढ़ावा दे रहे हैं। आज भारत में जमीन से लेकर आसमान तक गिने चुने उद्योगपतियों का बोलबाला है। महाकाल महाराज की गरीब जनरल कास्ट के कितने 5-6%, सब मिलाकर 90% हो जाता है। अब अगर आप सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालोगे, हिंदुस्तान के 200 सबसे बड़े अरबपति, सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालोगे, आपको उसमें ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा, ना एक गरीब जनरल कास्ट का मिलेगा। नहीं है। आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो, 90 हैं जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं। वो लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90 में से 3 पिछड़े मिलेंगे और वो भी छोटा छोटा काम करते हैं, छोटी सी मिनिस्ट्री उनके पास। जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं उसमें ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना आदिवासी है। सही है ना। अब मीडिया में देखो, आपका नाम क्या है? बुलबुल यादव। बुलबुल यादव जी, आप एक काम करना, अब ये जो आपको मीडिया में बड़े बड़े पत्रकार दिखते हैं, जो मीडिया के मालिक दिखते हैं आपको, आप एक हिंदुस्तान में आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। सारा का सारा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। आप जहां भी देखो आपको अदानी 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 नाम दिखाई देगा। हिमाचल के सेब अदानी, एक भी नहीं। और मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों को 24 साल मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया। 16 लाख करोड़ रुपया पैसा। अगर आपको एक यादव मिल जाए, मुझे बता देना, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। एक कुशवाहा ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। एक यादव ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। आपको पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग ना मीडिया में मिलेंगे, ना ब्यूरोक्रेसी में मिलेंगे, ना बड़े बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में मिलेंगे। आपको कहां मिलेंगे मैं बताता हूं। आपको
कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, वहां आपको मिलेंगे। मनरेगा की लिस्ट निकालो। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार को धर्मनगरी उज्जैन पहुंची। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता कमलनाथ भी शामिल हुए। इससे पहले कमलनाथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि महाकाल दर्शन करने का सौभाग्य मिला और पूरे प्रदेश के लिए आशीर्वाद मांगा है। बेरोजगारी मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2 दिन पहले उज्जैन में हुई इन्वेस्टर मीट पर कहा कि शिवराज ने भी कई बार इन्वेस्टर मीट करवाई थी, परंतु क्या हल निकला? कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या आर्थिक गतिविधि तेज हुई है? क्या किसानों की हालत में सुधार हुआ है? लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में करीब 13 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। सीईसी की मीटिंग के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिवारवाद पर दिए गए बयान पर कहा कि बयान देना सब आसान है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए यही काफी है। इसके बाद वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए। सौभाग्य है कि मैं महाकाल का भी दर्शन करूंगा, आशीर्वाद दूंगा पूरे प्रदेश के लिए। राहुल जी भी पहुंच रहे हैं और उनके साथ में यात्रा उसमें शामिल रहूंगा। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है और यही नौजवान जो आज व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, यही निर्माण करेंगे, हमारे उज्जैन का हो, हमारे मध्य प्रदेश का हो। जब तक उसको हम प्राथमिकता ना बनाएं, ये सब शो करने से उज्जैन में इन्वेस्टमेंट समिट, ये इन्वेस्टमेंट समिट तो शिवराज सिंह जी ने भी करे थे, लाखों का इन्वेस्टमेंट। प्रश्न इन्वेस्टमेंट का नहीं है, प्रश्न जो भी इन्वेस्टमेंट आए उसमें रोजगार कितना बनता है, रोजगार के साथ आर्थिक गतिविधि बनती है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, तो आज प्रश्न आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़ी है। गांव में किराने की दुकान भी चलती है आर्थिक गतिविधि से, और किसान की जेब में पैसा हुआ। मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कि ये मजबूती आए। उज्जैन पुलिस ने वाहन चोर गिरोहों के सदस्यों को गिरफ्तार कर इनके पास से कई 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। वहीं इन्होंने एक चोरी की वारदात भी कबूली है। पुलिस ने इनके पास से 5 लाख रुपए का माल जब्त किया है। शहर में पिछले कई दिनों से लगातार बाइक चोरी की वारदातें हो रही थी। पुलिस ने जनता के सहयोग से चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जो शहर में रेकी कर वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने पूछताछ के बाद इनकी निशानदेही से 5 2-पहिया वाहन जब्त कर चोरी के वाहन खरीदने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों ने फ्रीगंज क्षेत्र में चोरी की एक वारदात करना भी कबूला है। पुलिस इनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। मालूम हो कि पुलिस ने इन चोर गिरोहों को नागरिकों की जागरूकता से पकड़ा है। पुलिस इन युवकों को 10,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी करेगी, जिन्होंने इन चोरों को पकड़ने में पुलिस का सहयोग किया। योजना थी कि हम सभी साथीगण मिलकर, हमारे यार दोस्त और भाई सब हम मिलकर, सर हमारी लगभग 23 तारीख को गाड़ी चोरी हो गई थी। रात के 1 बजे घर के आगे से मैं घर से अंदर हुआ और गाड़ी चोरी हो गई थी। सर इसका हमने पता लगा, फिर 2 दिन बाद रेकी चालू करी। हर चौराहे पर जाकर ड्रोन के द्वारा, फ़ोन में कॉन्फ्रेंस कराकर लगभग हम 20 से 40 लोग जो भी हम साथ में रहते थे, सब कॉन्फ्रेंस जुड़ जाते थे और जो चौराहे से निकलता था उनकी रेकी करते थे। यदि वो सही आदमी रहता था तो हम छोड़ दिया करते थे। और बाकी हमें टोपा पहनने वाले जो गाड़ी से आते थे या जिन्होंने मुँह पे रुमाल बांध रखा है, उनको हम रोक लिया करते हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को भी हम जो रहते थे उन लोगों को रोक कर इन्फॉर्म किया करते थे, उनसे पूछताछ किया करते थे कि क्या आप कहीं आसपास रहते हैं तो बता दिया करते थे। उनको हम फिर तकलीफ़ नहीं किया करते हैं। उनके बाद जो चोर पकड़ा में आए सर, उनको हम रोका, उनसे हमने पूछताछ की तो सर उनके पास से गुप्ती निकली, चोरी चाकू निकला और मिर्ची पाउडर था उनकी गाड़ी में, और बाकी कुछ गोलियाँ रखी हुई थी। इसके द्वारा हमको संदिग्ध लगे और हमने थाने पहुँचाया उन्हें। इसी कार्य योजना के तहत आज जो माधवनगर पुलिस और नीलगंगा पुलिस
सीएसपी मैडम के निर्देशन में इनके द्वारा जो है इस चोरों के गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। इसके कुल 6 सदस्य अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। 4 इसमें चोर हैं जिनका पर्याप्त आपराधिक रिकॉर्ड है। 2 इसमें वाहन खरीदने वाले हैं जो औने पौने दामों में वाहन खरीदते थे। और इस तरीके से सब जागरूक नागरिकों के प्रयासों से, पुलिस के फॉलोअप से इन घटनाओं का खुलासा हुआ है। इनाम भी दिया गया लोगों को। इसमें जो जागरूक नवयुवक हैं जिनके कारण जो है ये खुलासा हो रहा है, जिनकी सक्रियता के कारण जो है पुलिस को ये रिकवरी करने में मदद मिली है, उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से नियमानुसार परीक्षा पास करके एएनएम यानी महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयनित हुई। इसके अलावा इन एएनएम ने प्रार्थनी शासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता केंद्र से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया और ये एएनएम आज की स्थिति में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी भी हैं। इन एएनएम के चयन परीक्षा की चयनित सूची में नाम न होने के बाद भी दस्तावेज प्रशिक्षण में इन सभी एएनएम को अपात्र बताकर नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। एएनएम अखिलेश शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जब हम एएनएम की नियुक्ति हुई है उस समय नियम अलग था, बाद में नियम बदल दिए गए। हमारे रूल बुक में नाम आने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया गया। सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया गया कि हमारा बायो सब्जेक्ट नहीं है, जबकि हमने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ही एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कुछ एएनएम भी शामिल हैं। एएनएम अखिलेश शर्मा ने आगे कहा कि इसी विभाग में नियमित नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है, जो न्यायोचित नहीं है। इसका मतलब संविदा पर समतुल्य पद पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अपात्र बताकर नियमित नियुक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर आज सभी एएनएम ने सीएमएचओ से मिलकर और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इसके अलावा उन्होंने सीएम ऑफिस पर ज्ञापन देकर विसंगति दूर कर न्याय उचित कार्यवाही करने की मांग की। इस मौके पर एएनएम जयश्री, प्रिया, अर्चना, दीपा बढ़िया सहित बड़ी संख्या में एएनएम मौजूद थीं। उन्होंने रूल बुक में 2 साल का बोला गया है और बायो कंपलसरी बोला गया था, लेकिन 2015 से 2 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। उसके पहले है 2014 तक सिर्फ है ना 18 महीने की ट्रेनिंग हुआ करती थी। हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, हमारा वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, बस इसलिए हमें रिजेक्ट कर दिया गया, अपात्र घोषित कर दिया गया है कि आपका बायो सब्जेक्ट नहीं है, किसी का 18 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है और आप प्राइवेट ट्रेनिंग करी हुई है। लेकिन प्राइवेट ट्रेनिंग भी तो इन्होंने ही करवाई है ना, गवर्नमेंट ही तो उनको मान्यता दे रही है। ये मन से तो ये ट्रेनिंग करके नहीं आए हैं और ये संविदा में ऑलरेडी संविदा में काम कर रहे हैं। हमें 10 साल हो गए हैं संविदा में, कुछ लोग 15 साल से, कुछ लोग 2 साल से संविदा में काम कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग जब हमारी जो पोस्टिंग हुई है संविदा पे वो 18 महीना ट्रेनिंग से ही हुई है। अब रेगुलर के लिए 2 साल क्यों मांग रहे हैं हमसे? स्वास्थ्य विभाग में 2500 पोस्ट निकली थी, उसमें सिर्फ 585 पोस्ट पात्र मानी गई है और आके सबको रिजेक्ट कर दिया गया है। किस पोस्ट पे? एएनएम की बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इस मांग को लेकर कहाँ का आपने आवेदन दिया है, क्या मांग रखी? हमने संचालक को यहाँ से बाई पोस्ट भेजा है, हमने सर को भी दिया है एक ज्ञापन और सीएमएचओ सर को भी एक ज्ञापन दिया है और एक ज्ञापन हमने सीएम जो ऑफिस है वहाँ दे के आए हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई महिला उत्पीड़न की घटना को लेकर उज्जैन में आज टावर चौक पर संवर्धनी जागृति मंच के बैनर तले महिलाओं ने प्रदर्शन किया तथा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर आरोपियों के पक्ष में खड़े होने का आरोप लगाया और गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले संवर्धनी जागृति मंच के सदस्यों ने टावर चौक पर प्रदर्शन किया और बाद में वाहन रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। संवर्धनी जागृति मंच की संयोजिका सीमा वैद्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं और बच्चों पर जो अत्याचार हुए हैं उन दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सजा दी जाए। ज्ञापन देते समय संवर्धनी जागृति मंच की महिलाओं के साथ प्रमुख रूप से साध्वी मंदाकिनी दीदी विशेष रूप से शामिल हुई। ईडी के अधिकारियों पर हमला होने के बाद
और शहजाद शेख के फरार होने के बाद ही अभी से कुछ दिन पूर्व ही सामने आ सकी हैं। राजनैतिक और धार्मिक कारणों से प्रेरित ये कृत्य पुलिस प्रशासन एवं पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं। बच्चों और महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार, यौन उत्पीड़न, मारपीट की अनेकों घटनाएं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। भाई साहब, पश्चिम बंगाल में के संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ निर्ममता पूरा क्रूर अत्याचार एवं बच्चों एवं उनके घर वालों के साथ जो कार्य जघन्य अपराध जैसे कार्य हुए, उसको लेकर पूरे देश में भारी रोष है, जिसके तहत उज्जैन में भी संवर्धनी जागृति मंच अपना विरोध प्रकट कर रही है। क्योंकि हम उस देश के वासी हैं, भारत विश्व गुरु है, जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और हमारे लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। तो हम बंगाल में हो रही इसको लेकर ही नहीं, अगर ये विश्व के दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह के अगर जघन्य अपराध होंगे तो उज्जैन की क्या भारत की पूरी मातृशक्ति उन बहनों के साथ है, जिसको लेकर के कि आज एक धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन रैली का आयोजन किया जा रहा है। तत्पश्चात हम कलेक्टर कार्यालय जाकर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं।